Here I have listed down all the reasons how you are not analyzing it correctly. So the very first thing I would say is we are actually, just a second, yeah. तो हो क्या रहा है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि वी आर रिलाइंग टू मच ऑन द मॉडल आंसर्स। क्योंकि होता यह है कि मॉडल आंसर्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि इट क्रिएट्स डिस्कनेक्ट। क्योंकि मॉडल आंसर्स जो होते हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक और क्राफ्टेड साउंड करते हैं, वो बहुत ही मतलब लग्जरी ऑफ टाइम में क्रिएट किए जाते हैं। और जबकि रियल एग्जाम्स में जब हम लोग पेपर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो देर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स, और हमें टाइम कंस्ट्रेंट्स में बहुत ही कंसाइज आंसर्स को प्रिपेयर करना होता है। और दूसरा ये भी होता है कि मतलब जब हम लोग परफेक्ट आंसर्स को चेज करते हैं तो फिर हम लोग रियल डिमांड से बहुत ज़्यादा दूर भाग जाते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई आई से रिलाइंग टू मच ऑन द मॉडल आंसर्स। इफ यू आर रिलाइंग ऑन दैट देन दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग वे टू अप्रोच। नेक्स्ट थिंग वुड बी, आई वुड से यू आर इग्नोरिंग योर ओन नोट्स। क्योंकि हो क्या रहा है कि वी आर रीडिंग द क्वेश्चंस बट वी आर नॉट मैचिंग इट विद आवर नोट्स। उससे हो क्या रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है हमारे नोट्स से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो नोट्स बिल्डिंग का जो ओवरऑल टाइम हम लोग ने इतना स्पेंड करके बहुत ही ढंग तरीके से मतलब नोट्स बनाए थे वो पूरी की पूरी तरीके से मतलब कि यूज नहीं हो पाता है। जबकि मतलब इन माय ओपिनियन दैट इज द गोल्ड माइन। उसी सोर्स से ही हमें अपना मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए, सो दैट कि एक मतलब हमारा जो एग्जाम नोट्स हो, एग्जाम के जो क्वेश्चंस आए वो सिंक्रोनाइज कर जाए और हमारा जो ओवरऑल जो पर्पस होता है कि एक बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखना, दैट कुड बी अचीव। मतलब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वुड बी स्टक ऑन द राइटिंग ऑन द आइडियल आंसर्स। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग एक आइडियल आंसर को चेस कर रहे हैं एंड दिस ऑब्सेशन ऑफ द आइडियल आंसर रियल में देखा जाए तो एग्जाम लाइक सिनेरियो में जहां पर टाइमली आंसर्स को लिखना होता है, दिस परफेक्शन जो हम लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्ट्राइव कर रहे हैं, दैट इज इन माय ओपिनियन दैट दैट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर। और टाइम मैनेजमेंट टाइम कंस्ट्रेंट्स में वो चीजें जनरली अचीव नहीं हो पाती हैं एंड दैट इज द रीजन वाई कि मतलब हमें क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करना है और परफेक्शन को चेज नहीं करना है। नेक्स्ट इज आंसरिंग व्हाट यू नो और व्हाट्स आस्क्ड। ये सबसे मतलब चैलेंजिंग इशू इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हम इस पर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन जो भी पूछा गया हो, जो उस क्वेश्चन के बारे में मुझे आता है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है, वो हम कई बार लिखते हैं। तो उससे क्या होता है कि वी टेंड टू राइट सम ऑफ द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आल्सो, जो कि कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से डेविएट करता है। तो हमारा जो मतलब मेरे हिसाब से हमारा रियल फोकस होना चाहिए शार्पली फोकस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ना कि व्हाट यू नो। नेक्स्ट थिंग इज हम टेस्ट सीरीज पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं जबकि पीवाईक्यू जो कि मतलब रियल सोर्स होनी चाहिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। वी आर ट्राइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन टेस्ट सीरीज। उससे होता क्या है कि यूपीएससी का जो रियल ट्रेंड होता है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन पीवाईक्यूज एंड नॉट इन द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। तो हमारा फोकस किस चीज पर होना चाहिए, पीवाईक्यूज पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि वही हमें हेल्प करेंगे कि एक्चुअल में स्टाइल एंड डेप्थ जो कि यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है वो हम बहुत ही ढंग से क्रिटिकल तरीके से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपेयर कर पाए। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द करंट अफेयर्स ट्रैप। और ये चीज मैंने देखा है ना कि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर कोई बता रहा है कि ये आर्टिकल ये इस डे पर पूछा गया था एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। जबकि मेरे हिसाब से ये ओवर एम्फेसिस ऑन द करंट अफेयर्स मेनी टाइम्स टर्न्स आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब उसका इंपॉर्टेंस है, वी कैन नॉट ओवरशैडो दैट, बट वो हमारे स्टैटिक पोर्शन को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो एनालिटिकल डेप्थ जो रिक्वायर्ड है, वो चीज हमारा स्टैटिक और कोर अंडरस्टैंडिंग के बैलेंस से आता है। तो हमारा जो कोर स्टैटिक सिलेबस है और जो हमारी उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है उसको अगर हम लोग करंट अफेयर से बैलेंस करते हैं देन दैट वुड बी बेटर। हो क्या रहा है कि हम करंट अफेयर्स के पीछे इतना ज्यादा अंधाधुंध पीछे भाग रहे हैं, तो उससे जो रियल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ स्प्रिंकलिंग के लिए चाहिए ना कि आपको पूरा आंसर्स को फ्रेम करने में, राइट। तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। एंड फाइनली जो पेपर एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस के नाम पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वी आर जस्ट मेयरली रीडिंग द क्वेश्चंस, उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर प्रैक्टिस और जो राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, पैसिवली सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, पैसिवली सिर्फ बैठकर सुन रहे हैं कोई भी वीडियोस जो चल रहे हैं। मैंने मतलब बहुत सारे मैंने भी वीडियोस देखे एंड आई वाज सरप्राइज दैट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट रीडिंग क्वेश्चंस और उसके उसमें किसी किसी पार्ट पर वो ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं, इट इज वेरी इजी, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी आंसर्ड, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से गलत तरीका है। होना क्या चाहिए कि हमें इंगेज करना है एक्टिव क्वेश्चन के डिकंस्ट्रक्शन में, मतलब क्वेश्चन को डिकंस्ट्रक्ट करना है एंड देन वी आर सपोज टू राइट द आंसर्स। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, अब हम लोग इस पेपर में यहाँ पर जो जीएस पेपर 1 की हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एंड हियर आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द इश्यूज व्हिच आर हियर। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें से ये सारे जो इश्यूज जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं वो सारे इश्यूज ना आए। ऑलराइट, तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 को जो मैंने एनालाइज किया है उसका की टेकअवेज क्या है वो मैं पहले डिस्कस करने वाला हूँ। एंड देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मतलब एनीबॉडी वुड गेस। फिर उसके बाद बेसिक जो डिफिकल्टी ऑफ पेपर क्या थी, नॉट फ्रॉम द
मतलब आउटसाइड ऑफ द एग्जाम हॉल, मैं खुद एग्जाम हॉल में बैठ कर पेपर अटेम्प्ट किया हूँ, तो आई वुड बी शेयरिंग द रियल फीलिंग व्हाट आई फेल्ट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। तो उस समय क्या मेरे को फील हुआ, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, और मैं क्वेश्चंस के सोर्सेस नॉट इन टर्म्स ऑफ कि स्टैंडर्ड बुक्स में बताने वाला हूँ, मतलब कुछ कुछ तो स्टैंडर्ड बुक्स होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो सोर्सेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट वुड बी प्रिसाइजली रिलेटेड टू क्या मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे क्या वो उसमें हेल्पफुल थे, क्या मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मैंने क्लास नोट्स बनाए थे, क्या वो एग्जाम के जो क्वेश्चंस के डिमांड थे उसको एड्रेस करने में हेल्पफुल थे, और कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस अगर आए हैं तो हाउ डू वी डील विद दैट। एंड फाइनली मेंस 2025 के लिए क्या मेजर लर्निंग्स रही है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो आई होप अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द की टेकअवेज, और यहाँ पर मैं सारे मतलब चैप्टर पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है। मेरे हिसाब से मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सोसाइटी जो भी पूछे गए थे वो एनालिटिकल और कोर अंडरस्टैंडिंग का डिमांड कर रहे थे, और एनालिटिकल एज इन यू विल सी कि मतलब वहाँ पर जो थीमेटिक हम लोग प्रिपरेशन करते हैं सोसाइटी का, तो जो थीम्स है क्वेश्चंस उसी थीम्स पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस रिक्वायर्ड था। फॉर एग्जाम्पल, और इस एनालिसिस के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स वगैरह अगर आप रेगुलरली रीड करते हो, तो इन माय ओपिनियन जो आंसर्स की जो क्वालिटी होती है, जिसको ड्राफ्ट करते समय जो हम लोग पॉइंट्स अरेंज करते हैं, उसमें जो एडिटर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके एक दो पॉइंट्स अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो उससे बहुत मतलब एडेड एडवांटेज मिलता है। राइट, और दूसरा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो भी आपने स्टैटिक सोर्सेस से किए होंगे, चाहे वो किसी फाउंडेशन कोर्स से किए होंगे या फिर आपने खुद ही किया होगा, तो वो काम में आता है। Second major takeaway related to history questions was that history question in my opinion most of them were PYQ से inspired थे। मतलब जैसे I think there were 6 questions जिसमें से 4 out of 6 questions were in some way or the other जो उसके themes है, जो उसके major जो broad topics थे वो PYQ से inspired थे। और अगर आपने short notes बनाए हैं तो that would be more than sufficient to address history questions। यहाँ पर बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चंस नहीं आते जैसे प्रीवियस ईयर्स में आते थे। यहाँ पर फोकस कोर स्टैटिक कवरेज पर होना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है हिस्ट्री इन वन वे और द अदर स्टैटिक ही होता है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसको आपने टॉपर्स कॉपी से कॉम्प्लीमेंट किया है तो देन इट वुड गिव यू अनदर एडवांटेज। मेरा एक सजेशन रहेगा कि प्लीज डू नॉट ओवरडू व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री क्वेश्चन, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग कई बार ड्रिफ्ट हो जाते हैं ज्ञान के पीछे और पूरी मतलब फिलोसफी पूरी उन सब चीज़ों के पीछे चलने लगते हैं। उससे क्या होता है कि ओके मतलब कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है सब्जेक्ट का वो अच्छा होता जाता है। इन डेप्थ जो एनालिसिस होती है, इंटेलेक्चुअल ट्रेट जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट स्टार्ट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि हम उसमें अगर ज़्यादा चले जाते हैं तो फिर हम क्वालिटी जो रिक्वायर्ड होता है आंसर राइटिंग के लिए वो डेविएट वहाँ से हो जाते हैं। राइट, और थर्ड जो मेजर ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है स्पेसिफिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो ये रहा है कि स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फंडामेंटल शुड बी वेरी गुड। इसके लिए जो आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और स्पेसिफिकली जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ आईएएस का जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है वो मैंने फॉलो किया था, एंड ट्रस्ट मी इट इज मतलब ये सिंगल सोर्स एजेंडा होना चाहिए। एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विच आर गेटिंग आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी आप इजीली उस बुक से कवर कर सकते हो, बट इट इज बिट बल्कि, तो उसको आपको कंसाइज एंड प्रेस कन्वर्ट करना होता है, आपको उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना होता है। एंड एट द एंड आई विल से कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपने याद की है, जो भी चीज़ें आपने आंसर राइटिंग में की है, until unless it is not getting internalized you would not be able to produce in the exam. So please focus on multiple revision and try to internalize whatever we are reading. Okay, that being said, key takeaways हम लोग ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो कि 10 मार्क्स के आते थे, 30 मार्क्स, 11 12 13 15 मार्क्स, 45 मार्क्स, ओवरऑल 45 75 मार्क्स का हिस्ट्री आया है। सिमिलरली 75 मार्क्स का ज्योग्राफी आया है, एंड 100 मार्क्स का सोसाइटी आया है। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 एंड लाइकवाइज इन 15 मार्कर 17 18 19 एंड 20। एंड जो हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में बेसिकली 5 सेगमेंट्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, पहला एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। दीज आर द 5 सेगमेंट्स व्हिच वी प्रिपेयर। सेम इन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी वैसे थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर तो बहुत ही कम पूछा गया है, एंड सोसाइटी इन जनरल देयर आर थीमेटिक मतलब कि उसका सिलेबस है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रिपेयर। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस को एनालाइज करूंगा, हर एक क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चंस के सोर्सेस में डिस्कस करने वाला हूँ। सोर्सेस मतलब कि क्या ये हमारे नोट से कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या शॉर्ट नोट्स जो हम लोग बना रहे हैं क्या वो काम में आते हैं या नहीं आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 1 व्हिच इज हिस्ट्री। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, लेट्स रीड। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। मतलब ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक पीरियड में जो चेंजेस सोसाइटी और इकोनॉमी में हुए हैं उसको हाईलाइट करना, उसको अंडरलाइन करना है। तो हो क्या रहा है, अब यहाँ पर हम लोग को ये पीवाईक्यू से लास्ट ईयर ही आई थिंक वैदिक सोसाइटी पर एक क्वेश्चन आया था 2023 में ही, और इसका शॉर्ट नोट्स मैंने ऑलरेडी बना कर रखा था। मतलब बेसिकली मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो मैंने एवर नोट मतलब स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री थी, एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट था वो मैंने एवर नोट पर बनाया था, एंड फॉर्चुनेटली इट वाज बिट हेल्पफुल। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो क्या पूछा कि चेंजेस इन सोसाइटी और इकोनॉमी व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द
अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को ही ऋग्वैदिक पीरियड बोला जाता है क्योंकि वहाँ अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो ऋग्वेदा से मिलता है। और लेटर वैदिक पीरियड में वो जो ट्रांजिशन हो रहा है, वैसे भी देखा जाए तो हम लोग जो वैदिक पीरियड होता है वो इसी ट्रांजिशन में हम लोग पढ़ते हैं। अर्ली वैदिक में से लेटर वैदिक में किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन सोसाइटी और इकोनॉमी पर पूछा गया है। अब सोसाइटी में स्पेसिफिकली क्लास स्ट्रक्चर्स जो है उस वाले एस्पेक्ट पर हम लोग बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हायरार्की बनी हुई थी, मतलब वर्णा सिस्टम जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में आ रहा है। फिर जेंडर का रोल क्या है, स्पेसिफिकली विमेन स्पेसिफिक जो रोल्स थे वो, और इकोनॉमी जो थी जो अर्ली वैदिक पीरियड में एक तरीके से पेस्टोरल इकोनॉमी थी, वो लेटर वैदिक पीरियड में एक एग्रीकल्चर डोमिनेट करने लगती है। फिर वहाँ पर ट्रेड्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमें इस क्वेश्चन में कवर करने हैं, राइट। तो इसका जो नोट्स है एज वी कैन सी यहाँ पर मैंने मतलब वहाँ मतलब मेरे शॉर्ट नोट से ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच किया है। अर्ली वैदिक पीरियड में वी कैन टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से उस समय सोसाइटी में किनशिप का रूल ज़्यादा था और ऑर्गेनाइज ट्राइबल यूनिट्स थी। रिलीजन का रोल काफ़ी हैवी था। इंटरमीडियरीज मतलब वहाँ पर नेचुरल फोर्सेस पर ज़्यादा फोकस होता था। अग्नि को एज एन इंटरमीडियरी यूज़ किया जाता था। एंड इन लेटर वैदिक पीरियड वही चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सोशल स्ट्रक्चर अब 4 वर्णास में क्लासिफाई हो जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। फिर मतलब वो जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो वाला कॉन्सेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में आ रहा है। रिलीजन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से बोला जाए कि ब्राह्मणास जो थे वो मोनोपोली क्लेम करने लगते हैं। प्रीस्टली क्लास जो होती है वो अपना नॉलेज वहाँ पर डोमिनेट करती है। एग्रीकल्चर में राइस एंड व्हीट जो होती है वो रिप्लेस करती है जो अर्लियर बार्ली कल्टीवेशन या फिर बेसिक ऐसे कल्टीवेशन होते जो पेस्टोरल रिक्वायरमेंट्स के लिए नीड थे। और आर्ट एंड क्राफ्ट भी इस तरीके से मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आयरन और पॉटरी वाले एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स इन वन वे और अदर जो इकोनॉमी और सोसाइटी के डिमांड्स हैं उसको एड्रेस करता है, राइट। सो इससे हमारा जो की टेक अवे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए वो ढंग से रेडी होने चाहिए, स्टैटिक ढंग से क्लियर होना चाहिए और पीवाईक्यू से उसको प्रॉपर मैप होना चाहिए, राइट। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का जो डिमांड होता है हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन। एस्टिमेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची, आई एम सो सॉरी, estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of the south। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है कि पल्लवास ऑफ कांची मतलब अभी तक इन जनरल चोलास, चेरास, पांड्यास, इन सब सातवाहनास इन सब पर क्वेश्चन आते थे, गुप्तास पर क्वेश्चन भी आते थे, बट सदर्न पार्ट में पल्लवास एक तरीके से अनटच्ड होता था। इस बार उन्होंने पल्लवास पर ही क्वेश्चन मतलब पूछा है। और इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, बट जो ये जो लिटरेचर वाला पार्ट है, लिटरेचर वाला पार्ट कई बार क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली पल्लवास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत ही लिमिटेड करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डिमांड देखते हैं कि इसमें क्या हमें एड्रेस करना है, क्योंकि अंटिल वी आर नॉट हिटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, तो फिर वी वुड नॉट बी एबल टू फेच गुड मार्क्स। तो जब एनालिसिस हम कर रहे हैं तो एनालिसिस में प्राइमरी एजेंडा होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को हिट करें। कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट में स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग बात कर सकते हैं, स्कल्पचर में बात कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी बात कर सकते हैं। तो और लिटरेचर में बेसिकली मैंने क्या किया था कि जो संगम लिटरेचर था उसमें संस्कृत और तमिल वाला जो एस्पेक्ट था कि मतलब संगम लिटरेचर किस तरीके से संस्कृत को प्रमोट करता है, तमिल लिटरेचर के मतलब कि अपलिफ्टमेंट में उसके ग्रोथ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। इन सारे एस्पेक्ट पर हम लोग को ये अगर हम लोग ये एस्पेक्ट कवर करते हैं तो प्रोबब्ली वी वुड बी एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब ये नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया था मतलब शॉर्ट नोट्स ही हैं बेसिकली। आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दी शॉर्ट नोट्स स्पेसिफिकली एवरनोट इन माय ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो पल्लवास का बेसिकली क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट अगर आर्ट फॉर्म में देखें तो रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर फेमस है। मोनोलिथ रथ जो होते थे पल्लवास ने जो बनाए थे, स्पेसिफिकली जो 5 रथास थे, जिससे ये टेम्पल आर्किटेक्चर में कितने सोफिस्टिकेशन को अचीव कर चुके थे उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर द्रविडियन स्ट्रक्चरल टेम्पल मतलब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो द्रविडियन स्ट्रक्चरल टेम्पल जो थे, द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ करते थे वो पल्लवास ने ही एक तरीके से पायनियर थे, वो हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कालासनाथ टेम्पल जो हो गया, शो टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, वैसे ही ओपन एयर रॉक रिलीफ जो डिसेंड ऑफ गेंजेस जो था, या फिर अर्जुन का जो पेनेंस था, ये वाला जो मतलब ये जो एलिमेंट्स है इफ वी आर हाईलाइटिंग तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला एस्पेक्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। नाउ सेकंड एस्पेक्ट जो आता है वो लिटरेचर मतलब कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास इन लिटरेचर ऑफ द साउथ। लिटरेचर में वैसे देखा जाए तो डेडिकेटेड इसके लिए तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बट संगम लिटरेचर से कुछ चीजें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोनाइज हम लोग उन्होंने दिया था संगम लिटरेचर को, पल्लवास ने तमिल लिटरेचर के प्रमोशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। प्रमोशन ऑफ संस्कृत, संस्कृत को भी प्रमोट किया था। ग्रंथ स्क्रिप्ट मतलब पल्लव ग्रंथ स्क्रिप्ट उन्होंने फॉर्म किया था। एंड क्लासिकल जो वर्क्स थे संगम लिटरेचर के, स्पेसिफिकली सिलप्पाधिकारम, मणिमेगलई, थिरक्कुराल, ये जो चीजें थी ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करता है, जो कि हमारा जो इस मतलब संगम लिटरेचर वाले एस्पेक्ट को कवर करता है। ऑलराइट, आई होप वी आर एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इससे क्या समझ में आता है कि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जो हम प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे, स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पर लिटरेचर वाला पार्ट है, तो हाउ डू वी डू दैट, मतलब पेपर में हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो जो उसके क्लोजेस्ट जो हम लोग ने प्रिपेयर किया हो, तो संगम लिटरेचर में ऑब्वियस सी बात है कि संगम लिटरेचर में कुछ ना कुछ तो पल्लवास का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ही होगा इन अ वेरी रूट्स मतलब रूडिमेंट्री सेंस। तो उस चीज को हम लोग को वहां पर लिखना है क्योंकि वी कांट लीव इट ब्लैंक, ठीक है।
नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन कौन से इवेंट्स लेड किए एंड उसके रिजल्ट्स क्या रहे। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर मेरे हिसाब से की इवेंट्स जो थे उसको हाईलाइट करना है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ऑगस्ट ऑफर आया था, क्रिप्स मिशन आया था, तो इसको हम लोग को उससे कोरिलेट करना है। एंड सेकंडली व्हाट वर द रिजल्ट्स, तो इसके रिजल्ट्स क्या हुए थे, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या हुए थे। मास अरेस्ट हो रहा था, वीकनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल हुआ था, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल इंडियन जो उनकी कॉलोनी थी उससे लूज हो रही थी। अब जो इसका जो आंसर है, मतलब ये मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने जो बनाए थे उससे ही है, मतलब ये मेरे शॉर्ट नोट जो मैंने बनाए थे तो उसमें काफी हेल्प किया था। जैसे मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस समय इंडिया का सपोर्ट, मतलब कि लॉर्ड लेनिगो ने रिक्वेस्ट किया कि इंडिया का सपोर्ट ब्रिटिश को मिले इन द वॉर, और उसके रिटर्न में वो इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। राइट। और बेसिकली क्या हो रहा था कि इंडियंस जो थे उस समय, मतलब वो उतना एक्टिवली तो नहीं लेकिन रिलेक्टेंटली उन्होंने ज्वाइन किया। अब हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो चर्चिल ने ऑगस्ट ऑफर दिया। ऑगस्ट ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि ऑगस्ट ऑफर पहले दिया गया था, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन में उन्होंने फोकस जो किया था कि उन्होंने बोला था कि वो जैसे ही वर्ल्ड वॉर फिनिश होगा और इंडिया ने अगर सपोर्ट किया तो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। बट हियर यहाँ पर उन्होंने बोला कि ओनली इफ, क्रिप्स मिशन में वो बोल रहे हैं कि इफ बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्ट दिस ऑफर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो इफ वाला जो क्लॉज था इससे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन अब उन्होंने बोला कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस तभी मिलेगा जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरीके से कंसेंसस एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जिसको जिन्ना ने डिक्लाइन किया, जिन्ना ने क्या बोला था कि दे वांट इंडिपेंडेंट सेपरेट डोमिनियन स्टेटस फॉर पाकिस्तान, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक्सेप्टेड नहीं था, वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गांधी जी ने इसको बोला कि ये जो इफ वाला क्लॉज था ये तुमने जो भी डाला है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओरिजिनल ऑगस्ट ऑफर में ये इफ वाला क्लॉज नहीं था। तो इसके लिए फिर इसके रिटेलिएशन में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया। और दूसरी चीज ये भी है कि उस समय सिर्फ यही नहीं हो रहा है, बल्कि जापान जो था, साउथ ईस्ट एशिया में जो जापान ने ऑनस्लॉट अटैक शुरू कर दिया था, उधर से जर्मनी लुफ्तवार अटैक कर रहा था ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन वॉज कंप्लीटली अंडर ट्रैप। तो इन सब सिनेरियो में हम, मतलब इंडियंस ने, मतलब इंडिया ने, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया और स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ, अब इसके रिजल्ट्स क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर जो भी थे उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसमें सेकेंड लाइन ऑफ जो अनडिक्लेयर्ड लीडर्स थे उन्होंने इसको होल्ड किया। जैसे इसको डिक्लेयर किया गया था बॉम्बे में, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट को, जो कि वर्धा सेशन में पहले से ही हम लोग ने मतलब डिस्कस किया हुआ था। तो इसका जो रिजल्ट ये हुआ कि मास अरेस्ट हुए। एट द एंड ऑफ द डे जो कंसियसनेस था, पब्लिक कंसियसनेस था, वो उसने इन्विग्रेट किया। लोगों को ये फेथ मिला, इनफैक्ट पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग हाईलाइट, मतलब हाईलाइट कर सकते हैं। और मैंने मतलब इसी वाले एस्पेक्ट पर मैंने ये आंसर्स लिखे थे, मतलब नॉट टू फैंसी। और वैसे भी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, मतलब एनीबडी वुड बी स्टडिंग क्विट इंडिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो भी पढ़ेगा उसकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को देखेगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू एड्रेस। राइट। तो ये चीज हम लोग को समझ आती है। तो इससे की लर्निंग क्या मिलती है कि हमें स्टैटिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हमें स्किप नहीं करना है। अब आ जाते हैं 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए। 15 मार्कर में 11 क्वेश्चन क्या आ रहा है, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture। ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है। इनफैक्ट जब मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस किया था तो मतलब वैसे भी मैं पीवाईक्यूज का एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें यू कैन सी उसका डिटेल्ड, मतलब कि सेग्रीगेशन दिया हुआ है हर एक टॉपिक का। मतलब चोलास का, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो साउथ सदर्न इंडिया में जो जितने भी डायनेस्टीज थी उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चोलास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट होता है। अब इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि चोलास के अचीवमेंट बताने हैं स्पेसिफिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जो कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से ये कवर होना चाहिए। इसमें टेम्पल और ब्रॉन्ज वर्क और टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर में ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली चोलास में तो बहुत ही एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूट किया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में। तो चोलास का जो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट था, ये मेरे शॉर्ट नोट्स का ही पार्ट है। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मिला हुआ है, ग्रेटेस्ट लिविंग चोलास, फिर इनोवेशन डिजाइन जो बृहदेश्वर टेम्पल की बात हो रही है, फिर चैरिट स्टाइल आर्किटेक्चर जो है चिदम्बरम जो टेम्पल डिजाइन में उसका रोल आया था, फिर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, स्पेसिफिकली टेम्पल्स वर बिल्ड यूजिंग एक्सटेंसिव रिसोर्सेज एम्प्लॉइंग इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, फिर कल्चरल सेंटर्स ये सब बन गए थे। तो ये चोला आर्किटेक्चर को इन एस्पेक्ट पर हम लोग को कवर करना है। और आर्ट फॉर्म को अगर हम लोग को दिखाना है तो स्कल्पचर मास्टरी हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, वहाँ पर 81 डांस के पोजेस को दिखाया गया है। बृहदेश्वर टेम्पल में गंगई कोंडचोलपुरम में जो है वहाँ पर ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स जो कि क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। नैरेटिव आर्ट्स में हम लोग ऐरावतेश्वर टेम्पल जो दरसूराम में है, जहाँ पर 63 नैनास स्टोरीज को वहाँ पर दिखाया गया है। सेम गोज फॉर डाइवर्स थीम्स भी वहाँ पर, जैसे शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, ये सारे सारे थीम्स वहाँ पर दिखाए गए। आई बिलीव कि इस इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं तो प्रोबेबली इट वुड बी सफिशिएंट टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought essentially for the preservation of balance of power?
ये चीज बैलेंस ऑफ पावर का जो क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड मतलब मैं बोलूंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस बताने हैं, बट यहाँ पर एक डिफरेंट अप्रोच से पूछा है कि क्या ये बैलेंस ऑफ पावर की टैक्टिक्स थी। अगर मतलब दोज पीपल हु आर पीएसआई ऑप्शन, तो वो उनको तो बैलेंस ऑफ पावर का पूरा डायनामिक्स उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। बट फॉर अस इन जनरल देखा जाए तो मतलब मैं बोलूंगा कि एक तरफ ब्रिटेन और जर्मनी का इशूज मतलब कि इशूज चल रहे थे, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और सर्बिया का चल रहा था, तीसरी तरफ ऑटोमन और रशिया का चल रहा था। तो ये एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर की ही तो टैक्टिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस ऑफ पावर स्पेसिफिकली कैसे किया जा रहा है, चाहे वो अलायंसेस को बनाकर, चाहे वो कॉलोनियल राइवलरीज को फ्यूल करके, इन मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या यही कॉजेज थे वर्ल्ड वॉर वन को कॉज करने में। तो ऑफ कोर्स बैलेंस ऑफ पावर वाज वन ऑफ द रीजन, बट अलॉन्ग विद बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि ब्रिटेन और जर्मनी एक तरीके से मतलब जर्मनी को काउंटर करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ आ रहे हैं, जर्मनी और जो सर्बिया है वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में बेसिकली राइवलरी चल रही है, ऑटोमन्स जो टर्की अभी का रीजन है वहाँ और रशियंस एक दूसरे को पुश बैक कर रहे हैं। जो कि पहले मतलब अर्लियर अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखें, स्पेसिफिकली जब हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हम लोग देखते हैं, तो उस समय फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत बड़ी राइवलरी थी। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करके जर्मनी को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पावर की टैक्टिक्स थी, तो इसी वाले एस्पेक्ट्स पर हम लोग को कवर करना था। बट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर ही नहीं था, इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे उनके खुद के सेल्फ स्ट्रेटेजिक रीजंस भी थे, खुद के अपने सेल्फ सेंटर्ड गोल्स भी थे। तो मतलब हम लोग को ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर के जो डायनामिक्स है उसको एक्सटेंड करना है, एंड सेकंड एस्पेक्ट में हम लोग को उनके कोर जो खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उसको भी हम लोग को हाईलाइट करना है। तो ये जो नोट्स है स्पेसिफिकली मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने डॉक्टर शिवन सर का मैंने उनका जो पीडीएफ था वो मैंने फॉलो किया था। तो उसमें उन्होंने मतलब वो काफी मतलब एक तरीके से आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर आप उसको पूरा एंड टू एंड रीड करते हैं तो वो हेल्प करता है। और फिर बाद में यू हैव टू राइट आंसर एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग ओनली। मतलब अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है तो देन यू वुड बी एबल टू एड्रेस द क्वेश्चन। और ये डायग्राम बनाने से थोड़ा सा एक स्पेसिफिक 15 मार्कर है तो स्पेस कवर भी होता है, तो भी आई थिंक डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। How far was the Industrial Revolution in England responsible for decline of handicrafts and cottage industry in India? तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसके डिक्लाइन में कितना ये रोल प्ले किया। ये इनफैक्ट ये इस सिमिलर लाइंस पर 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इन माय ओपिनियन इट इज बिट एनालिटिकल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप हम लोग नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम लोग पहले इसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किन चीजों पर, इंडियन इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली टेक्सटाइल कंपटीशन में और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इसका रोल हमको दिखाना है। तो हो ये रहा है कि मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, इंडिया अपना खुद का प्रोडक्शन करता था। इनफैक्ट इंडियन जो प्रोड्यूस होते थे वो यूरोपियन मार्केट में जाते थे सेल के लिए, मतलब वी यूज टू एक्सपोर्ट आर प्रोड्यूसेस। बट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा है, तो वहाँ की जो रॉ मटेरियल्स का जो डिमांड है वो वहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर है वहाँ से वो सप्लाई होता था। बट चूंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रैपिडली डिमांड्स मतलब रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट चाहिए था, इस वजह से फिर उनको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल चाहिए था। नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड यूजिंग इंडियन कॉलोनी एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर वहां से जो मशीन मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स होते थे उसको इंडिया में डंप करने लगे। तो हुआ ये कि अब जब ऑब्वियसली बात है कि चीप प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि मशीन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होंगे वो चीप होंगे, और उनकी क्वालिटी जो होगी वो एक तरीके से थोड़ा बहुत ही फाइन और बहुत ही स्टैंडर्ड होगी, मतलब देयर वुड नॉट बी एनी वेरिएशन एज सच। तो इन सब रीजन की वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो बुरी तरीके से ऑनस्लॉट हुआ इंडियन इंडस्ट्रीज का। अब जो नेक्स्ट चीज है मतलब वो क्या देखना है कि ब्रिटिशर्स ने स्ट्रेटेजिकली, इनफैक्ट ये चीज आरसी दत्त ने अपने मतलब उस समय के आर्टिकल्स में हाईलाइट किया हुआ था, आरसी दत्त और दादाभाई नौरोजी दोनों जन ने, कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी लगाना शुरू कर दी, और ब्रिटिशर्स के इंपोर्ट्स पर मतलब उनके एक्सपोर्ट्स पर कोई टैक्सेशन कोई भी ड्यूटी नहीं थी। इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो पहले डेवलप थी इंडिया में, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो डेवलप थी वो बुरी तरीके से उन पर ऑनस्लॉट हुआ। पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग बैक टू द रूरल एरियाज, वहां पर एग्रीकल्चर पर बर्डन आने लगा। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो मतलब इनफैक्ट देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि मतलब कि जो मदर ऑफ प्रोडक्शन थी उसको इन्होंने कंज्यूमर में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस पार्ट वी हैव टू एक्सप्लेन। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ये सारे फैक्टर्स, मतलब ये शॉर्ट नोट्स अगेन मैंने क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी वो मैंने डॉक्टर शिवन सर का जो शॉर्ट नोट्स मैंने फॉलो किया था, मतलब मैंने अपने खुद के भी बनाए थे, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि इनका थोड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव है, देन आई फॉलो दैट, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे भी हम लोग एक कम ध्यान देते हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप दिस फर्स्ट पार्ट वेयर वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री इट मतलब ये डुएबल था तरीके से, मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब इनफैक्ट आई फेल्ट दैट कि ये सारे क्वेश्चंस आई वाज एबल टू एड्रेस एज पर माय प्रिपरेशन, तो दैट वाज ओके। नाउ लेट्स गो बैक टू द ज्योग्राफी पार्ट 2। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। यहाँ पर मतलब ज्योग्राफी आई पर्सनली लाइक, इनफैक्ट आई हैव टॉट आल्सो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कंप्लीटली। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनफैक्ट ज्योग्राफी में ना ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो कोर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
अगेन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज इस पर पीवाईक्यूज भी आए हैं, और इनफैक्ट एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी प्रोबेबली वुड डेफिनेटली बी प्रिपेयरिंग दिस एज अ कॉन्सेप्ट। तो इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि हमें सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर राइज को उसके रीजंस बताने हैं, एंड हाउ वार्मर ओशन फ्यूल्स द स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, अगर ओशन वार्म होगा तो वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स को किस तरीके से फ्यूल करता है, राइट, ये चीज। और थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, अगर वार्म वाटर है, सी सरफेस टेम्परेचर का राइज हो रहा है, तो साइक्लोन के फॉर्मेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी में कैसे वो इम्पैक्ट करता है। सो ऑल दीज थ्री मेजर सेक्शंस वी हैव टू एड्रेस। और ये जो है ये मतलब मैंने तो इससे ही कवर किया था, मैंने दो चीज कवर किया था, एक तो पीडीएफ जो कि मैंने पहले बता दिया पीएमएफआईएस का बहुत ही हेल्पफुल होता है, और दूसरा मैंने सुदर्शन सर का मैंने कोर्स फॉलो किया था, तो सुदर्शन सर तो इन सारी चीजों को कवर करते ही हैं। तो यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर राइज में हम लोग बहुत सारी रीजन बता सकते हैं कि अलिनो लानिना का एक इन्फ्लुएंस होता है, इंडियन ओशन डायपोल का भी अफेक्ट होता है, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है, इंडियन ओशन वार्मर हो जाता है, स्पेसिफिकली जो मतलब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो हमारा ये अफ्रीका है, ये हमारा जो इंडिया है, तो ये जो इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन होता है ये बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाता है, दिस रीजन बिकम वेरी वार्म। तो ये वार्म होने की वजह से ये इंडियन ओशन डायपोल यहाँ पर क्रिएट होता है, जिससे यहाँ पर साइक्लोन्स आने के जो फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब राइट। नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हम लोग मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उससे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्पेसिफिकली कोस्टल फ्लडिंग्स को लाता है, फुजीवारा इफेक्ट भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन्स, ये बेसिकली ये सब सारी की सारी चीज़ें हम लोग करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं स्पेसिफिकली। मतलब यहाँ पर हम लोग जो सेकंड पार्ट है कि इम्पैक्ट ऑन साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी सी सरफेस टेम्परेचर राइज से, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग को साइक्लोन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है, और कितना डेप्थ में वो सी सरफेस के टेम्परेचर को हीट करता है, मतलब जो टेम्परेचर हीट करता है जैसे ये सी सरफेस है, तो यहाँ से कितना डेप्थ पर इसका हीटिंग होता है, मतलब अराउंड 70 फीट तक ये मतलब हीटिंग होती है, उससे कॉन्टिन्यूस मॉइस्चर सप्लाई होता है, जो कि एग्जिस्टिंग, देखो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग लो प्रेशर और कोरियोलिस फोर्स चाहिए, और ओवरऑल थोड़ा सा विंड डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उससे वो पूरा का पूरा एक साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर भी मैंने दिखाया, तो ये डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, इनफैक्ट ये डायग्राम मैंने खुद ने बनाया भी था। तो इस तरीके से मतलब वी कैन एक्सप्लेन द एंटायर क्वेश्चन ऑफ साइक्लोन्स। तो साइक्लोन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ये हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, राइट। ये इस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो प्रोबब्ली दिस वाज बिट हेल्पफुल। यहाँ पर जैसे कंडीशंस ऑफ फेवरेबल फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, यहाँ पर हम लोग रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से ही रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर सिटी टाउन्स, मतलब लार्ज सिटीज ज्यादा माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर टाउन्स के रिस्पेक्ट में। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगेन कोर अंडरस्टैंडिंग आपका असेस हो रहा है। यहाँ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्यों हम लोग कर रहे हैं, मतलब माइग्रेशन क्यों हो रहा है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए हम लोग का माइग्रेशन होता है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम लेट्स से बिहार, झारखंड, यूपी, एंड मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम ओडिशा ऑल्सो। तो वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देख कर आते हैं, बेटर सर्विसेज यहाँ पर मिलते हैं, मतलब सोशल मोबिलिटी भी होती है, क्योंकि अगर हम लोग अगर इफ दे आर लिविंग इन द नेटिव प्लेसेस, तो वहाँ पर जो जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और बहुत ही ज़्यादा रूटेड है, बट जो सिटीज़ होती हैं, जो बिग टाउन्स होते हैं, लार्ज सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ें पूरी एनोनिमस होती है, मतलब नोबडी केयर्स अबाउट व्हाट इज योर कास्ट क्लास, दे डू नॉट केयर एनीथिंग, दे मतलब इसलिए सोशल मोबिलिटी वेरी इजी हो जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द पुल फैक्टर बनता है। अदर पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने एड्रेस किया हुआ ही है। फिर अर्बन रूरल डिस्पैरिटी भी जो यहाँ पर होती है, स्पेसिफिकली डेवलपिंग नेशंस में अर्बन रूरल डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस डिस्पैरिटी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा माइग्रेशन होता है लार्ज सिटीज़ में। हम लोग हैदराबाद और बैंगलोर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो टेक हब्स है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को मैंने एक्चुअली में कवर किया था। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये मतलब मैंने मतलब माइग्रेशन तो इन जनरल हम लोग सोसाइटीज़ में पढ़ते हैं, बट ये ज्योग्राफी में पूछा, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को उस एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करना है कि किस तरीके से मतलब पैन इंडिया जो डेवलपमेंट का जो पैराडाइम होता है, उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। फिर ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर मेजर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। फिर नॉर्थ साउथ डिवीजन को भी हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, तो इस सारे एस्पेक्ट्स को हम मतलब कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना क्या है, एक्सप्लेन। और ये बेसिकली देखा जाए तो ये न्यूज़ में भी था, ये मैंने पर्सनली मैंने आई थिंक 2-3 years बैक इट वाज इन करंट अफेयर्स आल्सो, तो उस समय मैंने मतलब देखा था, एंड इट वाज बिट हेल्पफुल। यहाँ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट। जैसे मतलब इट इज स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग कि अगर 100 mm ऑफ रेनफॉल इन अ 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में विद इन 1 hour हो रहा है, देन दिस वुड बी क्लासिफाइड एज अ क्लाउड बर्स्ट। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एंड विच आर द एरियाज विच आर प्रोन टू द क्लाउड बर्स्ट, ये चीजें अगर हम लोग इसमें कवर करते हैं, तो दिस वुड बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसका पूरा प्रोसेस हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे क्या होता है कि जो लोकल एयर वाटर बॉडीज होती है वहां पर से वाटर इवेपोरेट होता है, राइट। वाटर इवेपोरेट होता है तो जो एयर होता है उसके ऊपर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सडन। जब वाटर को वो होल्ड करेगा और फिर उसके बाद वो विंड के मूवमेंट के डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो जब अक्रॉस द नेशन, अगर अक्रॉस द कंट्री जब वो मूव करता है प्लेन रीजन से तो उतना इश्यूज नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो माउंटेन रीजन को एनकाउंटर करता है तो फिर ये पुश अपलिफ्टमेंट होता है। और हमें ये पता है बेसिक सी मतलब ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज एयर पार्सल जो वाटर होल्ड कर रहा है, जो मॉइस्चर होल्ड कर रहा है, इट स्टार्ट्स मूविंग अप, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करता है। क्योंकि देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेचर से एसोसिएटेड है। इफ टेम्परेचर मूव अप देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर गोज डाउन देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। तो जैसे ही माउंटेनियस रीजन में ये अपलिफ्टमेंट होता है तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट होगा टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से, और मॉइस्चर जो होगा वो एक तरीके से क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब इवेपोरेशन ज्यादा होते जाता है और विंड कंटिन्यूअसली इसको माउंटेनियस रीजन में पुश करते जा रहा है, पुश करते जा रहा है, पुश करते जा रहा है, फर्दर पुश, तो हर एक एयर पार्सल का बेसिकली ये एयर पार्सल जो जा रहे हैं ऊपर, जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, एक तरीके से बॉइंसी फोर्स उसको अपलिफ्ट करके रख रहा है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो एयर पार्सल है वो बॉइंस फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है एयर जो उसके नीचे होता है, वो उसको होल्ड करके रखता है, करेक्ट। अब वो ये रहा है कि जो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड, जब सडनली ऐसा थ्रस्ट ऊपर ऊपर आने लगता है विंड के पुश की वजह से, तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ जो क्लाउड्स होते हैं वो खत्म हो जाता है एंड देन इट सडनली बर्स्ट। क्योंकि अभी तक तो वो जरूरत से ज्यादा ले रहा था बिकॉज ऑफ द पुश इट वाज मेंटेनिंग, बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जिसके बियॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा और सारा का सारा जो मॉइस्चर होगा, सारा का सारा जो एयर होगा, इट वुड कम क्रैशिंग इट डाउन। तो ये क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है, दिस वी हैव टू एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द डायग्राम। ये चमोली में हुआ था, मतलब उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी हुए थे। हिमाचल में के लाहौल स्पीति वाले रीजन में हुआ था। ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सोर्स अगेन ये मैंने मतलब बहुत सारी जगह पर देखे थे, और ये जो मैंने सिंगल सोर्स मैंने फॉलो किया था पीएमएफएस, वहां से भी आ रहा है। तो द मेजर लर्निंग फ्रॉम दिस इज दैट कि स्टैंडर्ड जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना होते हैं, फिजिकल फिनोमेना होते हैं, वो हमें ढंग से उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने आना चाहिए, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं पहले तो बहुत ही खुश हुआ था कि डेमोग्राफिक विंटर मतलब कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। विंटर मतलब ये बहुत ही ना एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट, और उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपने आप को। हाउ डेमोग्राफिक विंटर जो होता है, डेमोग्राफिक मतलब डेमोग्राफिक किस तरीके से चेंज, मतलब कि किसी एक प्लेस में जो भी पीपल हु आर लिविंग, तो उनका जो बर्थ रेट, डेथ रेट, उनका जो ओवरऑल जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सारी की सारी चीजें डेमोग्राफी हम लोग देखते हैं। डेमोग्राफिक विंटर का मतलब क्या हो रहा है कि जो डेमोग्राफी होती है उसमें किस तरीके से स्लो डाउन आ रहा है। डेमोग्राफिक विंटर का मतलब स्लो डाउन इन द, मतलब एक तरीके से बर्थ रेट पर स्लो डाउन हो रहा है और हाई एजिंग पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये वाले एस्पेक्ट पर हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, और इस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस। तो ये सारी सारी मतलब इसमें कोर डिमांड क्या है, हमें डेमोग्राफिक विंटर को एक्सप्लेन करना है, करंट ग्लोबल ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग, रीजंस अफेक्टेड, कौन से ऐसे रीजन है जो उससे अफेक्टेड है, एंड कॉजेज इसके क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड फाइनली मतलब अगर कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसने इलैबोरेशंस पूछा, तो दीज आर द डिमेंशंस व्हिच वी नीड टू कवर। इसका फेमस एग्जांपल वी ऑल नो, जापान सबसे इनफेमस है, इटली भी है। इनफैक्ट इटली पर इस बार क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में कि कहाँ पर डेमोग्राफिक विंटर, डेमोग्राफिक विंटर मतलब जहाँ पर डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। एंड देन जर्मनी, चाइना, ये सब के सब इस समय डेमोग्राफिक विंटर से गुजर रहे हैं। वाई, ये हो क्यों रहा है? तो मतलब ये सारे एस्पेक्ट पर मैंने क्विकली एनालाइज किया था कि एक लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, दूसरा इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, मतलब कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट हो रहा है। हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है? हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट की वजह से जो एजेड पॉपुलेशन है दे आर लिविंग फॉर लॉन्गर एजेस, और इसकी वजह से दे आर नॉट प्लानिंग। क्योंकि पहले क्या होता था कि दे वर नॉट श्योर वेदर द चाइल्ड हु इज बॉर्न विल ही और शी बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर, मतलब जब तक पेरेंट्स आप उनके लेटर फेज में जाएंगे, जब तक वो एजेड पॉपुलेशन में कन्वर्ट होंगे, तब तक क्या कोई सर्वाइव करेगा? क्योंकि उस समय बहुत सारा हेल्थ इश्यूज होते थे, उस समय बहुत सारा पेंडेमिक और एपिडेमिक्स आते थे, उसमें बहुत सारे बच्चे मारे जाते थे। तो उसमें प्रिकॉशनरी मेजर में अर्लियर टाइम में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। बट सिंस हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट हुआ है और इकोनॉमिक प्रेशर भी आता है, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ मल्टीपल चाइल्ड इज नॉट इजी टास्क, दैट इज द रीजन वाई पहले ये लोग मतलब करते थे। अब ये सब इंप्रूव हो गया, तो इस वजह से पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग मोर चाइल्ड, पहला। और दूसरा, इवन इफ दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर डिलेइंग दैट, क्योंकि अभी जो मतलब जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेजर्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पीपल आर यूजिंग, तो उससे क्या होता है कि दे आर जो उनका जो रिप्रोडक्टिव ग्रेटिफिकेशन होता है वो चीज तो उनको मिल ही रहा है इन द फैमिली इकोसिस्टम, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी बर्डन आता है। ऑब्वियसली बात है, अगर लेटर एज में पीपल आर लिविंग एंड सर्वाइविंग, तो सोशल सिक्योरिटी का बर्डन तो बढ़ेगा ही। कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, एक तरीके से पीपल आर शिफ्टिंग, मतलब कि फ्रॉम मिनी चाइल्ड टू सिंगल चाइल्ड, ये एक शिफ्ट भी देखा जाता है। और इसके काउंटर मेजर्स, अब इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे इंसेंटिव्स दिया जाता है अभी, क्योंकि जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, वहां पर पीपल आर गिविंग इंसेंटिव्स टू फॉर प्रोड्यूसिंग मोर चाइल्ड। तो ये जो फिनोमेना है, जैसा एक क्वेश्चन पूछा गया, इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन? इन माय ओपिनियन इट इज वर्ल्ड एंटायर एज अ होल इज नॉट हैपनिंग।
डेवलपिंग कंट्रीज में तो ये चीज़ नहीं है, जैसे यूरोप हो गया, सॉरी अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पर ये फिनोमेना नहीं हो रहा है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में डेफिनेटली इट इज हैपनिंग। तो ये एस्पेक्ट अगर हम लोग कवर करते हैं देन वी वुड बी एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग डेमोग्राफिक विंटर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट, ये 15 मार्कर्स है। द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंजेटिक वैली इज ऑन सीरियस डिक्लाइन। और ग्राउंड वाटर, इनफैक्ट वाटर पर इस साल बहुत क्वेश्चन पूछे गए, जीएस 3 में मतलब आई थिंक 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीएस 1 में तो ये है ही, और इनफैक्ट देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस इन एथिक्स आल्सो। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वाटर एज अ होल जो इस बार जिसने भी प्रिपेयर किया होगा तो दे वुड बी हैविंग डेफिनेट एडवांटेज। तो क्वेश्चन क्या है, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंजेटिक वैली इज ऑन सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जो ग्राउंड वाटर जो सीरियस डिक्लाइन हो रहा है, क्या किस तरीके से ये फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एड्रेस करना है कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, मतलब ग्राउंड वाटर डिप्लेशन क्यों है स्पेसिफिकली इन गैंजेटिक वैली। दूसरा डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ग्राउंड वाटर, ये चीज एक्सप्लेन करना है। फिर ये फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स को कैसे राइज करता है, एंड फाइनली इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 4 मेजर क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस में सब पार्ट्स को हम लोग को इस क्वेश्चन में एड्रेस करना है। तो यहाँ पर मतलब सीरियस डिक्लाइन का जो पार्ट है स्पेसिफिकली जो गैंजेटिक वैली है, यहाँ पर हम लोग को इसको कवर करना है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीजन है ये पूरा का बहुत ही फर्टाइल रीजन है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, प्लेन एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, जैसे ट्यूबवेल लेड, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है उसको ट्यूबवेल रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, ट्यूबवेल लेड रिवोल्यूशन। तो वहां से इसका मतलब बहुत हैवी अमाउंट में वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ है। और इस रीजन में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट अपॉन द वाटर अवेलेबिलिटी। अर्बनाइजेशन हो रहा है क्योंकि जितने भी वाटर मतलब रिवर्स के आसपास मोस्टली अर्बन सेंटर्स तो डेवलप और थ्राइव करती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, चेंजेस इन मानसून पैटर्न, मतलब मानसून पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं। एंड एक तरीके से देखा जाए तो ये सीरियस डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो वाटर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो इनएडिक्वेट है। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग मतलब कवर करते हैं। देन ये जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसको एड्रेस करने के लिए एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब एंड एग्जैक्टली मैंने यही टाइमलाइन मैंने वहां पर ड्रॉ किया था, टाइमलाइन मतलब फ्लो चार्ट मैंने ड्रॉ किया था कि ग्राउंड वाटर अगर डिक्लाइन करेगा तो इरिगेशन डिक्लाइन होगा, अगर इरिगेशन डिक्लाइन होगा तो ऑब्वियसली बात है क्रॉप यील्ड डिक्लाइन करेगा, और अगर क्रॉप यील्ड डिक्लाइन करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप वुड डिक्लाइन, एंड फाइनली प्रोडक्शन वुड कम डाउन। अगर प्रोडक्शन कम डाउन होगा मतलब डिक्लाइन होगा तो सप्लाई डिक्रीज करेगा, एंड इफ सप्लाई इज डिक्रीजिंग, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स आर डिक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी वुड इंक्रीज, तो जिससे पॉवर्टी और ज्यादा मतलब पुश होगा, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज और ज्यादा होंगे। देन वी वुड बी फोर्स टू बी डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट, हमारे इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे। फिर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो होते थे जो पहले हम लोग प्रोड्यूस करते थे बिकॉज ऑफ द वाटर इनअवेलेबिलिटी, अब वो डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से डाइट में जो डाइवर्सिटी होती थी वो डिक्रीज करेगा। पहले हम लोग 4 चॉइसेस रखते थे, अब वो 2 चॉइसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल अर्लियर वी यूज्ड टू हैव मिलेट्स एज वेल एज लेट्स से राइस, व्हीट, फिर उसके साथ ही साथ हम लोग वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करते थे। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी डाइट डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा, इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बढ़ेगी, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से इन अ वे हंगर, एक तरीके से जो हिडन हंगर होता है, इवन वी आर मतलब हम लोग खा तो रहे हैं लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये वाला इशू यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। एंड फाइनली ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से एक तरीके से सॉइल की जो सैलिनिटी होती है डिक्रीज नहीं इनफैक्ट इंक्रीज करेगा, सॉइल की सैलिनिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और सॉइल की सैलिनिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो सॉइल फर्टिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, फर्टिलिटी जो होगी, और अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ओवरऑल इंक्रीजेस। तो ये जो चीज है ये हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फाइनली इन द कंक्लूजन वी कैन से कि अटल भूजल योजना या फिर ग्राउंड वाटर के डिक्लाइन को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर माइक्रो इरिगेशन के टैक्टिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। So this is how we would be able to address this question. Now let's see the probably the second last question of geography, which is about what are aurora australis and aurora borealis? How are these triggered? तो ये क्वेश्चन जो कोर ज्योग्राफी का है, एंड इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग को अरोरा एक्सप्लेन करना है, सोलर विंड्स को एक्सप्लेन करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन करना है, एंड फाइनली पोलर रीजन्स में ही वाई दे अकर, और ये पूरा का पूरा मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने का सिंपल सा तरीका है कि हम लोग को ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जनरेट होता है। जैसे हम लोग इन जनरल हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे ये सोलेनॉइड है राइट, जस्ट सेकंड, ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में होता क्या है कि एक सॉलिड मेटल होता है, उसके चारों तरफ कॉइलिंग की जाती है, और इस कॉइल में से करंट को फ्लो करा जाता है। तो करंट अगर इसमें से फ्लो करता है किसी भी सॉलिड मटेरियल के चारों तरफ, अगर सर्कुलर फॉर्म में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। करेक्ट, ये फ्लेमिंग ने मतलब इसको दिखाया भी था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हम लोग पढ़ते हैं तो उससे ये एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं मैग्नेटिक बॉक्स को यहाँ पर रखकर, फिर उसके में डिफ्लेक्शन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो यही फिनोमेना एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ के सेंटर में होता है, अर्थ के इनर कोर में होता है, वो हम लोग देखते हैं कैसे। ये देखो
अर्थ का जो इनर कोर होता है वो होता है सॉलिड, करेक्ट, और अर्थ का जो आउटर कोर होता है वो होता है लिक्विड, करेक्ट। ये चीज होती है दैट वी ऑल नो। तो अर्थ का जो आउटर कोर है ये होता है लिक्विड, अर्थ का इनर कोर होता है जो होता है सॉलिड। तो सॉलिड के अराउंड और आउटर कोर जो होता है वहां पर कन्वेक्शनल करंट्स फ्लो करते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट जब वो फ्लो करता है तो वो क्या होता है कि कन्वेक्शनल करंट की वजह से ये सोलेनोइड की तरफ वर्क करने लगता है, और जैसे ही ये सोलेनोइड की तरफ वर्क करता है तो एक्ट करने लगता है, तो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स गेटिंग जनरेटेड। इस तरीके से अर्थ का मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अब होता क्या है कि सोलर जो फ्लेयर होते हैं, तो ये कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं, इसमें सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर विंड में ये सारे के सारे मास इजेक्शन होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इस तरीके से एज यू कैन सी दिस आई एम यूजिंग पीएमएफआईएस का नोट्स। तो होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक आता है, लेकिन पोल्स पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इस वजह से पोल में इसका डेप्थ मतलब कि ये बहुत ही डेंस नहीं होता है, बट यहाँ पर ये डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। तो जब ये सोलर विंड्स यहाँ पर आते हैं तो ये इससे इंटरेक्ट करता है, तो इतना ज़्यादा इसके शील्ड होता है कि इट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट दिस शील्ड, एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं यहाँ पर उतना इशूज क्रिएट नहीं होते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में ये पेनिट्रेट कर जाता है, जो क्योंकि पोलर रीजन में उतना मतलब कि इसका हाइट बहुत ही कम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और दूसरा यहाँ पर जो आयनोस्फीयर होता है उसको पेनिट्रेट करके वो पोल्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह पर। तो इसकी वजह से होता यह है कि एज यू कैन सी यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसमें जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, तो ये उससे हिट करता है, जो सोलर फ्लेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको हिट करते हैं। हिट करने की वजह से जो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने की वजह से वो हायर स्टेट पर चले जाते हैं, और हायर स्टेट में जाने के बाद व्हेन दे कम्स बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, जैसे हम लोग ये मतलब एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर फिर से वो कम डाउन मतलब नीचे आता है, देन दे रिलीज फोटोन्स। और ये जो फोटोन्स होते हैं ये फोटोन्स का एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे ग्रीन कलर रिलीज होता है जब ऑक्सीजन से वो इंटरेक्ट करता है, पर्पल कलर रिलीज होता है जब वो नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ऑरोरा का इवेंट जनरेट होता है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिस एंड बोरियलिस एक्सप्लेन करना है। ऑस्ट्रेलिस मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर में डेवलप होता है, और बोरियलिस मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेवलप होता है। सेम इवेंट जो नॉर्थ में यहाँ पर हो रहा है वही इवेंट यहाँ पर साउथ में होता है, तो सेम थिंग, राइट। तो इस चीज़ को पूरा हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर एज यू कैन सी दिस एंटायर थिंग हैज बीन एक्सप्लेन। तो यहाँ पर मतलब ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस, ऑस्ट्रेलिस यहाँ पर है, बोरियलिस यहाँ पर है, एंड सोलर इवेंट का पूरा इस तरीके से ये डायग्राम बेसिकली अगर हम लोग ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वी वुड बी एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्विस्टर? व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको? ये क्वेश्चन है। पहले तो इनिशियली ट्विस्टर्स देखकर मतलब एक बार के लिए ऐसा लगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ट्विस्टर मतलब डायरेक्ट हम याद नहीं था, मतलब मैंने पढ़ा तो था बट इट वाज नॉट व्हिच आई कुड इमीडिएटली रिकॉल। देन मतलब आई थॉट कि यार ट्विस्टर को एक बार मैंने टॉर्नेडो जब मैंने पीएमएफआईएस में ही पढ़ा था तो वहां पर मैंने ये पढ़ा था, ट्विस्टर्स दे आर आल्सो रिफर्ड एज ट्विस्टर्स। तो फिर मेरे को रिकॉल हुआ एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस। तो यहाँ पर इसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द ट्विस्टर। हमें ट्विस्टर को डिफाइन करना है। मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडो, यहाँ पर हमें मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं जो टॉर्नेडो के फॉर्मेशन के लिए एक मतलब जो टॉर्नेडो फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। एंड फाइनली इन्फ्लुएंस इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑन टॉर्नेडो, ये चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पर मतलब ये मेरे को कॉन्सेप्ट इसका पता ही था, होता ही है कि वैसे मैं इसको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में नहीं करने वाला हूँ, मतलब इन जनरल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये मतलब जो टॉर्नेडोज का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि देयर आर लेयर्स ऑफ विंड। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे यहाँ पर लेट्स सी ये सी वाटर मतलब अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जब जो हॉट एयर होता है वो अगर राइज करेगा तो ऊपर जो एयर होगा वो वार्म होगा, और नीचे वाला जो एयर होगा रिलेटिवली ह्यूमिड होगा, काम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा क्योंकि हीट रिलीज हो गया, देन दिस वुड बी कोल्ड। तो होता ये कि पैरेलल विंड्स जो थे वो एक तरीके से ब्लो करने लगते हैं। जो पैरेलल विंड्स ब्लो कर रहे हैं, हियर वार्म और हियर कोल्ड, करेक्ट। तो हम इतना हमें पता होना चाहिए कि जो वार्म एयर पार्सल होता है वो इट मूव्स रैपिडली एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर मास। तो कोल्ड जो विंड होती है वो रिलेटिवली स्लो, क्योंकि उसका वो उसकी टेंडेंसी जो होती है वो सिंक करने की होती है, तो इट ब्लोज स्लोली, और जो वार्म होता है इट ब्लोज रैपिडली। तो दो लेयर्स हैं, एक लेयर सी लाइक दिस, एक लेयर जो है वो बहुत ही रैपिडली मूव कर रहा है ऊपर, और जो नीचे वाला जो लेयर है वो स्लो मूव कर रहा है एक तरीके से। वी कैन सी लाइक दिस, दिस इज मूविंग स्लोली, दिस इज मूविंग रैपिडली। तो होता क्या है कि जब ये जो रैपिड मूव करता है तो वो उसको ओवरटेक कर जाता है, तो दिस ओवरटेक्स द कोल्ड एयर पार्सल। तो इसकी वजह से ये इसको एक तरीके से सर्कुलर पैटर्न, जैसे वो ओवरटेक करेगा तो एक सर्कुलर टेंडेंसी उसमें आ जाती है, तो वो उसको रोटेट करने लगता है, मतलब इस तरीके से यू कैन सी हियर। तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर जो एयर का जो मूवमेंट है वो एक तरीके से साइक्लिकल पैटर्न में आ जाता है, एंड द मोमेंट इट टर्न्स इनटू साइक्लिकल पैटर्न, तो फिर जो ये अभी तक हॉरिजॉन्टल था अब ये साइक्लिकल होने की वजह से वर्टिकल शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ये वर्टिकल शिफ्ट होगा तो ऊपर जितने भी मॉइस्चर अवेलेबल था क्लाउड्स के फॉर्म में वो पूरा का पूरा इससे लिंक हो जाता है जो वर्टिकल टर्न हुआ था, और फिर ये इसका जो लेग होता है वो ग्राउंड को टच करता है, एंड देन एन इंटेंस यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब
इस तरीके से वो फॉर्म करता है, मतलब टॉर्नेडो का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड पर इसका लो प्रेशर वाला हिट करता है और फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक वर्ल जो होता है, स्पायरलिंग वर्ल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। राइट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही क्यों होता है। इनफैक्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका फॉर्म होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में यहाँ पर वार्म करंट फ्लो करती है, करेक्ट। गल्फ गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो वार्म एयर करंट, वार्म वाटर करंट है, ओशन करंट है। तो ये यहाँ से इसको वार्म ह्यूमिड गल्फ एयर प्रोवाइड करती है एंड ऊपर से कोल्ड एयर आ रहा है। तो ये जो उस मतलब कि टॉर्नेडो के फॉर्मेशन के लिए जो आइडियल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस स्पेसिफिकली लार्ज एयर मास का जो पार्ट होता है वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर टॉर्नेडोज का फॉर्मेशन होता है। एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा मतलब टॉर्नेडो फॉर्मेशन होता है। आई कैन एक्सप्लेन इट इन डिटेल बट दैट इज व्हाट मतलब आंसर लिखने के लिए बस इतना ही रिक्वायर्ड है कि व्हाई इट इज हैपनिंग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में ज्यादातर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में टॉर्नेडो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की होती है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशनिंग। ऑलराइट, सो दैट्स इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पार्ट 3। आई होप अभी तक जो हम लोगों ने ज्योग्राफी डिस्कस किया, यस, अभी तक हम लोगों ने जो ज्योग्राफी में डिस्कस किया है, आई बिलीव की ज्योग्राफी वाज वेरी वेरी मच डुएबल। मतलब मैंने तो काफी एंजॉय किया था ज्योग्राफी वाले पार्ट को क्योंकि ज्योग्राफी वाला पार्ट पर्सनली माय फेवरेट। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट विच इज सोसाइटी। मेरे हिसाब से इट वाज वेरी मच डुएबल। अगर हम लोगों ने टेम्पलेट्स बनाए हैं स्पेसिफिकली जो थीम वाइज होते हैं उस तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। नोट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग को टाइम लिमिट में प्रेजेंटेशन और एक डिसेंट आंसर लिखना होता है। तो वो चीज़ हमारा अल्टीमेट मोटिव होता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग सोसाइटी के क्वेश्चन को देखें तो सोसाइटी में ये मेजर थीम्स होते हैं और हर थीम पर क्वेश्चन आया है। विमेन पर आया है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पर आया है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ इन जनरल हम लोग देखा जाए तो हम लोग तो हर एक सेगमेंट्स पर कवर करते हैं। स्पेसिफिक एज एन एससी, एसटी, डिसेबल्ड, हर एक पर, माइनॉरिटीज़ हर एक पर हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर इन जनरल उसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ इन जनरल पूछा है, तो इट इज़ लाइक हॉलिस्ट ओवरऑल हम लोग को आंसर लिखना है। रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म वाला जो एस्पेक्ट होता है उससे भी क्वेश्चन आया। रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन तो पेपर 2 में आया है। ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वाला क्वेश्चन पूछा है। डाइवर्सिटी पर क्वेश्चन आया, कास्ट एंड रिलीजन पर क्वेश्चन आया, मतलब हर एस्पेक्ट पर क्वेश्चन आया है। हमें करना क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चरिंग सही होनी चाहिए। इंट्रो इंट्रो में हम लोग को कॉन्टेक्स्ट देना होता है, हवाबाजी नहीं करनी है। मतलब क्या होता है कई बार हम लोग को ये पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो वो न्यूज़ उसमें उससे रिलेशन होता है कि ये न्यूज़ में था इसलिए आया। वैसा नहीं होता है, स्टैंडर्ड ये थीम्स आप हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं और उससे क्वेश्चन आते जाते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट हमें देना है, सिग्निफिकेंस बताना है कि मतलब हम लोग को क्या करना है कि इंट्रोडक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग उसका कॉन्टेक्स्ट दें कि ये पूछा क्यों जा रहा है, या फिर वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये फिर उसके बाद हम लोग लिंकिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं स्पेसिफिकली टू मेंटेन द कोहेरेंस एंड फ्लो ऑफ द आंसर इन आर आंसर। फिर बॉडी में हम लोग कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, हुक स्टेटमेंट देते हैं ताकि हम लोग बॉडी से कंक्लूजन की तरफ ट्रांजिशन कर सकें। एंड फाइनली कंक्लूजन में हम लोग को गवर्नमेंट एफर्ट्स या फिर वे फॉरवर्ड टाइप की कुछ चीजें हम लोग को लिखनी होती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर हम लोग एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और इस स्ट्रक्चर में हम लोग को आंसर लिखते हैं तो प्रोबेबली वी वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट। और हमेशा मैं पहले भी बोला था कि कभी भी आइडियल आंसर कुछ भी नहीं होता है, मॉडल आंसर कुछ भी नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है, हमें कॉन्टेक्चुअली करेक्ट आंसर लिखने हैं जिसमें हर सब पार्ट को एड्रेस किया जाए और उसको सब्सटेंशिएट किया जाए। दिस इज व्हाट इट इज। ओके, दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद द सोसाइटी। सोसाइटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, विमेन्स एम्पावरमेंट। इसमें डिस्टिंग्विश करना है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। ये क्यों जरूरी है कि हमें जेंडर कंसर्न्स को प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में इसको यूज करना चाहिए। अगेन क्लास नोट्स है, कोर अंडरस्टैंडिंग से यूज होता है और इस पर बेस्ड पीवाईक्यूज पिछले साल ही पूछा गया था। ये सिलेबस के मतलब अगर मैं बोलूँ कि सिलेबस के किस पार्ट से आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिलेबस का पार्ट है, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से उस वाले एस्पेक्ट से ये कवर होता है। इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा जो मेजर डिमांड है वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग जेंडर कंसर्न्स इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जेंडर गैप्स को ओवरकम करने के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, एड्रेसिंग द विमेन्स स्पेसिफिक बैरियर जो होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए ये चीजें जरूरी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एक्विटी, इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग को कवर करना है। इक्वालिटी जो कि ये मतलब एक तरीके से हम लोग जीएस2 में भी हम लोग इसको कवर करते हैं, आर्टिकल 14। इनफैक्ट दीस नोट्स आई हैव टेकन फ्रॉम माय जीएस2 ओनली। तो यहाँ पर इक्वालिटी का जो होता है कॉन्सेप्ट जो होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसका मतलब ये होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ये चीज हम लोग को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो एस्पेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इक्विटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से इक्विटी जो होता है वो अफर्मेटिव एक्शंस की बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। स्पेसिफिकली आर्टिकल जो 16 है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जो बात करता है, दैट इज बेसिकली लेवल इक्विटी। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि मतलब इक्विटी का जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि लेट्स से दिस इज अ बैरियर, ये वॉल है और इसके बाहर तीन बच्चे खड़े हैं, थ्री पीपल आर देयर हु आर स्टैंडिंग हियर और देयर आर लाइक दिस, और यहाँ पर मैच चल रहा है, करेक्ट, क्रिकेट मैच चल रहा है। इस पर्सन को तो सीधे ही दिख रहा है, तो दिस पर्सन शुड नॉट बी गिवन एनी सपोर्ट, एनी हेल्प।
इस पर्सन को नहीं दिखने वाला, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं एलिवेट कर दूं तो देन दिस पर्सन वुड बी एबल टू वॉच। इस पर्सन को ज्यादा हेल्प की जरूरत है क्योंकि ये इसकी हाइट छोटी है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इक्विटी इज, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हेल्प करना, वो स्पेशल प्रोविजन उसको देना, दिस इज इक्विटी। और फाइनली विमेन एम्पावरमेंट, ये तो हम लोगों ने यूएन विमेन का जो डेफिनेशन है कि मतलब यूएन विमेन का जो डेफिनेशन है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए सेल्फ वर्थ होना चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज होने चाहिए, ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, कंट्रोल ओवर सेल्फ होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें अगर हमारे पास हैं देन वी आर सेइंग कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज जेंडर कंसर्न्स को क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसको सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में इसको कवर कर सकते हैं, एग्जांपल्स के साथ हम लोग कवर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इसी में ही हम लोग को एनालाइज करना है कि सोशल एस्पेक्ट में हम लोग को क्यों देखना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम लोग को रिजर्वेशन देना जरूरी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्यों हम लोग को ये जरूरी है, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली नॉट गेटिंग ड्यू शेयर इनटू द, मतलब वो अपनी फुल पोटेंशियल को लिवरेज नहीं कर पा रहे हैं। तो और ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स उसमें से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि जेंडर रोल स्पेसिफिक डुअल बर्डन जो होता है, मदरहुड का भी होता है और राइट्स का भी होता है वाले एस्पेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वाले एस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी होती है वो अभी जो 28 ट्रिलियन जो इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा सकता है 2.8, आई एम सो सॉरी, आई थिंक ये डेटा थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेड है। राइट, वैसे सोशल स्टेबिलिटी वाले एस्पेक्ट्स को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, ग्रास रूट गवर्नेंस में हम लोग हेल्प कर सकते हैं क्योंकि विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ग्रास रूट गवर्नेंस में हेल्प आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट अगर होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 14, 15, 16, 39, 42 जो कि डीपीएसपीज में है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाले एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरकास्ट मैरिजेस, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्यों? Intercaste marriages between the castes which have socio-economic parity have increased to certain extent. कुछ extent तक intercaste marriages बढ़े हैं, but this is less true of the interreligious marriages. लेकिन ये चीज interreligious marriages में उतनी true नहीं है. Why? Discuss. Very very good question. मतलब ये poor understanding को मतलब reflect करता है। इसमें हम लोग को कवर क्या करना है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि ट्रेंड्स इन इंटरकास्ट और इंटररिलीजियस मैरिजेस को हम लोग को शो करना है कि अराउंड 10 to 12% ऑफ द मैरिजेस आर हैपनिंग इंटरकास्ट, जबकि हार्डली 1.2 to 2% मैरिजेस आर हैपनिंग इंटररिलीजियस मैरिजेस। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इंटरकास्ट मैरिजेस क्या हो सकते हैं, एजुकेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक पैरिटी आ रही है, क्लास डिवीजन जो था वो आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में, अब इकोनॉमी इज द सोल ड्राइविंग फोर्स बन रहा है। फिर वाई डिक्रीज इन द इंटर रिलीजियस मैरिजेस, उसके लिए सोशल वेरियस हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, रिलीजियस कंजर्वेटिज्म को हाईलाइट कर सकते हैं, कल्चरल लैक ऑफ कल्चरल इंटरमिंगलिंग को भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। राइट, तो रीजन फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस एग्जैक्टली यही पॉइंट्स मैंने वहां पर लिखे थे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से पीपल आर मूविंग, जहां पर दे आर मूविंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, शिफ्ट इन एटीट्यूड। पहले लोग मतलब कि बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, लेकिन अब मैरिज को लेकर, अकोमोडेशन को लेकर, कमेंसैलिटी को लेकर, फूड को लेकर, कंजम्पशन को लेकर उनके एटीट्यूड शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे रही है, इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट भी कर रही है, प्रमोट भी कर रही है, इनफैक्ट दे आर अटेंडिंग सच मैरिजेस। अब आते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस या फिर इंटरफेथ मैरिजेस क्यों नहीं हो रहे हैं या फिर उसमें डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो लैक ऑफ कल्चरल इंटरमिंगलिंग का इशू है, सोशल इशूज आते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मैंने हाईलाइट भी किया था कि सोशल स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है, एक प्रोविजन है कि कोई भी मैरिज हो रहा है उसको 1 मंथ के अंदर उसका जो उसको रजिस्टर करना है बिफोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है बाय बोथ द कम्युनिटी, बोथ द रिलीजियस कम्युनिटीज। इस वजह से भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट होता है। राइट, तो ये एक इशू है। और दूसरा ये एक मेजर इशू मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हिंदू अमंग डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जो हिंदूज हैं, चाहे वो व्हाट वी कैन से, चाहे वो वैष्णवाइट हो, सेवाइट हो, चाहे वो एक तरीके से डिफरेंट साफ कम्युनिटी हो, तो डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटी होती है उसमें उनका जो फिलोसॉफिकल जो बेसिस है वो अभी भी एक ही है, वो फिलोसॉफिकल बेसिस अभी भी हिंदुइज्म है। उनके जो कोर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट रिलीजन, तो इस्लाम में और हिंदुइज्म में कोर रिलीजियस डिबेट्स डिफरेंट होते हैं, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी में भी अगेन डिफरेंट होते हैं। इस वजह से जो जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड जो अंडरस्टैंडिंग होती है रिलीजन में वो ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं होती है व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द कास्ट। इस वजह से ये चीज़ें होती हैं, इस सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। और बट हाँ, ये भी चीज़ ये जरूरी है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करना कि इट इज हैपनिंग टू सर्टेन एक्सटेंट, इट इज नॉट हैपनिंग ऑल थ्रू आउट। तो सम एक्सटेंट वाले एस्पेक्ट को दिखाना है कि अभी भी कास्ट का जो नोशन है बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन अभी भी है, ऑनर किलिंग अभी भी होते हैं, कास्ट बेस्ड ऑस्ट्रेसाइजेशन अभी भी होता है। तो दिस एस्पेक्ट वी कैन हाईलाइट। राइट, सो आई होप दिस एड्रेसेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In dealing with the socio-economic issues of development, what kind of collaboration between the government, NGO, private sector would be most productive? कौन सा collaboration बहुत प्रोडक्टिव होगा? ठीक है, ये चीज हम लोग को कवर करना है। अगेन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इशू होता है उसको एड्रेस करने के लिए एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये सोशल जस्टिस का GS2 का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर पूछा गया है तो ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग उसको कवर करेंगे। रोल्स ऑफ गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट सेक्टर को डिमांड क्या है, इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, और
अगर ये कोलैबोरेट करते तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे रिसोर्स पूलिंग में हेल्प होगा, नॉलेज शेयरिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो सकता है। अगर मान लो कि एनजीओ एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अगर लेजिस्लेशंस बन रहे हैं, तो दैट वुड बी बेटर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि, और ये मतलब एक्चुअल में ये डायग्राम मैंने बनाया भी था कि गवर्नमेंट का, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर का, इन तीनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही एक स्वीट स्पॉट होता है जो कोलैबोरेशन हाईलाइट कर रहा है। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास क्या एक्सपर्टीज है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे सकता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ला सकती है, मार्केट एक्सेस उसके पास अच्छा होता है, वो स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस उसके पास होता है। जबकि एनजीओ के पास क्या होता है, ग्रास रूट कनेक्ट होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग वो कर सकता है, इंगेजमेंट विद द कम्युनिटीज उसका अच्छा हो सकता है। तो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इनिशिएटिव लिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन जब लिया गया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सैनिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, और सुलभ इंटरनेशनल ये जो एनजीओ है इसने इसका कम्युनिटी से एंगेजमेंट बढ़ाया। सेम दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, पोषण अभियान जो होता है उसके लिए नेस्ले ने भी एफर्ट लिया था, जो कि प्राइवेट कंपनी है, और केयर इंडिया जो एक एनजीओ है उसने मतलब बहुत बड़े लेवल पर उसको मतलब हेल्प असिस्ट ऑफर किया। फिर वैसे ही अगर हम लोग देखें असर का जो रिसेंट रिपोर्ट आया है, असर की रिपोर्ट में मतलब दिखाया गया है कि किस तरीके से जो एजुकेशन है लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वहां पर अच्छे से पहुंच नहीं पा रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, और जो मतलब ट्रू डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो सारे एस्पेक्ट को का रिपोर्ट ये बना रही है। तो अगर इसके बेसिस पर अगर हम लोग लेजिस्लेशन बनाते हैं, देन इट वुड बी फॉर्जिंग अ गुड रिजल्ट्स, फॉर्मिंग अ गुड रिजल्ट्स, प्रोड्यूसिंग अ बेटर रिजल्ट्स। वैसे ही गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर दे तो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब उसमें हम लोग एक्सेल कर सकते हैं इन सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो सैनिटेशन हो गया, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग को कोलैबोरेशन की जरूरत है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 15 मार्कर्स पर हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी, मतलब इनफैक्ट जो जीएस के क्वेश्चन थे, जीएस 1 के जो क्वेश्चन थे वो मैं जब सॉल्व कर रहा था तो आई वाज फीलिंग लाइक कि यार मतलब इट वाज गिविंग मोर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि दे वर इन सम वे और द अदर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थे। हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, रीजनल डिस्पैरिटी की इंडिया में ये जो इशू है वो कितना सीरियस है। अगेन ये एनालिटिकल है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल आए हैं, राइट। यहाँ पर सेलियंट फीचर्स इसके मतलब पूछे गए हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये सेलियंट फीचर्स ऑफ द सोसाइटी उसी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है और डाइवर्सिटी क्या होता है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है अनइवन डेवलपमेंट, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे वो रिसोर्सेज का हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो वेल्थ का हो, ये सारी की सारी चीजें। इनफैक्ट यही मैंने वर्ड जो शॉर्टकट था इसी को मैंने यूज किया था। और डाइवर्सिटी जो होती है वो कल्चर, लैंग्वेज और वेरिएशन, इन सारी चीजों को वो रिफ्लेक्ट करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिस्पैरिटी जो है ये नेगेटिवली कॉनिटेशन दिखाता है, और डाइवर्सिटी जो है ये पॉजिटिव कॉनिटेशन इसका है, ठीक है। और सीरियसनेस इन इंडिया, इस चीज को हम लोग को दिखाना है, इसका इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होता है। और ये मतलब बेसिकली माइग्रेशन भी इससे रिलेटेड ही है, मतलब वर्ल्ड में या फिर इंडिया में भी जितने भी माइग्रेशन हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी है तभी तो हो रहा है। एक रीजन जो है जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और उतना ही बियॉन्ड कनेक्टिविटी जो है वो वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है कनेक्टिविटी के लिए उसका 1% भी 2% भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्पैरिटी होगी। वैसे ही नॉर्थ साउथ का जो डिवीजन है, साउथ वाला जो पार्ट है वो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉर्दर्न पार्ट इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट मच, तो यहाँ पर भी डिस्पैरिटी है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये इनइक्वालिटी एंड इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और जो डाइवर्सिटी होती है वो रिचनेस एंड वैरायटी को शो करता है, चाहे वो मतलब कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो रेशियल हो, चाहे वो एथनिक हो, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में इसकी सीवियरिटी क्या है, ये हम लोग को सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में एड्रेस करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया, नॉर्थ साउथ सुपरा स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर है। अर्बन रूरल डिवाइड है, डिमांड्स ऑफ विदर्भ, बोडोलैंड एंड सौराष्ट्र जो है, ये जो डिमांड आ रहा है ये भी एक मेजर इशू क्रिएट करता है। इकोनॉमिक में मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज आ रहे हैं, नॉर्थ मतलब ईस्ट वेस्ट का जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, ईस्ट एंड वेस्ट का। फिर सोशल में सोशल अनरेस्ट कॉज कर सकता है। पॉलिटिकल सेपरेट स्टेट का जो डिमांड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, विदर्भा का, बोडोलैंड का, सौराष्ट्र का, ये जो है ये सारी की सारी चीजें मतलब सीवियरिटी को और भी ज़्यादा फ्यूल करती हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको एड्रेस करते हैं तो मतलब प्रोबेबली इट वुड बी एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और फाइनली हम लोग ये देख सकते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है ताकि वहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो। मनरेगा जैसे स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं ताकि जो माइग्रेशन है उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फ्रॉम फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज है इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ द अफर्मेटिव एक्शंस। अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस है वो अफर्मेटिव एक्शन से पूरे बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एम्फसाइज किया गया है। इसको हम लोग को एनालाइज करना है, इस पर कमेंट करना है। तो ये अगेन एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, कमेंट इज अ कीवर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट्स को दिखाना है एंड देन वी हैव टू टेक वन स्टैंड। दिस क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया एक तरीके से मेरा देखा जाए तो सोशल एम्पावरमेंट जो सिलेबस का पार्ट है वहां से ये आया है। इसमें हम लोग को कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, पॉलिसीज ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस हम लोग को हाईलाइट करना है, जैसे जो रिजर्वेशन हो गया या फिर वेलफेयर स्कीम्स हो गया, इन सब चीजों को हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हो, चाहे वो लैक ऑफ अवेयरनेस हो, चाहे वो करप्शन हो,
मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस है। और फाइनली गैप्स इन रियलाइजिंग द अफर्मेटिव एक्शंस फॉर इंटेंडेड गोल्स, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एड्रेस करना है। ठीक है, इन जनरल देखा जाए तो ये जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है, इसका अप्रोच हमारा क्या होता है? हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए, और मेजर जो लैक्यूनाज हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेटिक एपैथी हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो गया, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इशूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब दूसरा जो इशू हो सकता है, मतलब मैं बोलूँ कि मतलब क्यों ये चीज़ें रियल में हो नहीं रही, इतना एफर्ट्स लिया जा रहा है फिर भी ये चीज़ें नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि क्लास विद इन कम्युनिटी है, मतलब कि देयर इज अ सेगमेंट विद इन अ कम्युनिटी, जैसे एससी एसटी कम्युनिटी है, उसके कुछ सेगमेंट जो है दे आर कॉर्नरिंग और यूसर्पिंग द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट, जो उनको रिजर्वेशन, जो उनको वेलफेयर स्कीम्स मिल रही है, उसमें से कुछ ही सेगमेंट जो है वो ज्यादा बेनिफिट्स को कॉर्नर कर रहे हैं। तो देयर इज अ क्लास विद इन अ कास्ट विच इज गेटिंग क्रिएटेड, क्योंकि रोहिणी पैनल ने इसको हाईलाइट भी किया था। दूसरा मेजर जो सोशल इशू है वो ये है कि जो सोसाइटी के प्रेजुडिसेस हैं, जो स्टिग्मा है, जो कास्टिज्म से रिलेटेड जो माइंडसेट है, जो पैट्रियार्की से रिलेटेड जो माइंडसेट है, वो अभी भी डीपली इनग्रेन्ड है, डीपली रूटेड है, चाहे वो विमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो एससी एसटी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को सॉल्यूशंस क्या देने हैं? सॉल्यूशंस, मेजर सॉल्यूशंस वुड बी सब कैटेगराइजेशन, मतलब कि सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, मतलब कास्ट के बीच में सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, स्टीरियोटाइप्स जो है उनको हम लोग को करेक्ट करना चाहिए, जो प्रेजुडिसेस है उसे करेक्ट करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। इफ वी आर एबल टू डू दिस, देन प्रोबब्ली वी वुड बी एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, globalization has increased urban migration by skilled young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom and relationship with family? ये चीज हम लोग को यहाँ पर एड्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पर कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन्स माइग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन का विमेन के माइग्रेशन पर क्या इम्पैक्ट रहा है, चाहे वो करियर ग्रोथ के लिए जा रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जा रहे हो, ये वाले एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना है। उनकी पर्सनल फ्रीडम में जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ऑटोनॉमी हो, चाहे लाइफस्टाइल चेंजेस हो, ये सारी की सारी चीजें वी कैन कवर। एंड शिफ्ट्स इन फैमिली रिलेशनशिप्स, चाहे वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज में जो चेंजेस आ रहे हैं, जनरेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि माइग्रेशन का जो फेमिनाइजेशन हो रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन स्पेसिफिकली लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, जो कि अर्बनिज्म वाले कॉन्सेप्ट्स को मतलब देता है। अर्बनिज्म एज इन व्हाट? अर्बनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब ये होता है कि इफ यू आर लिविंग इन एन अर्बन इकोसिस्टम, तो नोबडी केयर्स हु यू आर, दे डू नॉट केयर कि मतलब वेदर यू आर मेल फीमेल अपर कास्ट लोअर कास्ट, नथिंग। तो यहाँ पर एनोनिमिटी जो होती है उसका बेनिफिट दोज पीपल हु आर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, दोज हु हैव बीन पुश्ड बिहाइंड, वो अब अप फ्रंट आ सकते हैं और अपना जो भी उनकी जो एस्पिरेशंस है उसको अचीव कर सकते हैं। इंडिविजुअलिज्म, फोकस इंडिविजुअलिज्म पर है कि किसी एक पर्सन पर फोकस है, ना कि कम्युनिटी पर फोकस है। बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर एजुकेशन हमें मिलता है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है बिकॉज एवरी सेक्शन ऑफ द, मतलब स्पेसिफिकली देखा जाए तो विमेन जो होते हैं वो एम्पावर होती है। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड यंग स्किल्ड अनमैरिड विमेन, अर्बन शिफ्ट होगा, माइग्रेशन होगा, उसकी एनॉर्मिटी की वजह से वो ग्रोथ अच्छा करेगी, उसको बेटर सैलरीज मिलेगी, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो जो अभी तक का विमेन से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्ट होता था कि विमेन शुड बी सबमिसिव और डोसाइल, विच इज द जनरल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी, ये जो एक्सपेक्टेशन है ये अब ब्रेक होता है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ आई हैव लिस्टेड, मतलब चाहे वो सेल्फ गवर्नेंस हो, विमेन वुड बी सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, लिबर्टी ऑन मैरिज डिसीजंस, पार्टनर को चूज करने का जो डिसीजन होता है वो लेगी, सिटी बेस्ड जो सोशल इनविजिबिलिटी थी वो उसको और ज्यादा पुश करता है। कन्वेंशनल जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं कि विमेन स्पेसिफिक मेल स्पेसिफिक जो जॉब डिवाइडेड होते हैं वो अब ब्रेक होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीकल्चरल पर्सोनास जो होता है वो डेवलप होता है। और फैमिली रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट होता है, ये भी एक मेजर एस्पेक्ट है जो हम लोग को इस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है। दैट इज इमोशनल डिटैचमेंट, फिजिकल सेपरेशन होता है, जो फैमिली की जो डायनामिक्स होती है वो चेंज होती है। मतलब पहले, मतलब इन जनरल देखा जाए तो मेल एंड ओल्ड एज दे वुड बी बिल्डिंग मोस्ट पावर इन द फैमिली, एंड यंग and women, these would be having people who would be having least power in the family decision making। अब ये चेंज होगा। ट्रेडिशनल मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट होता है, ट्रेडिशनल मॉडर्न जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, चाहे वो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो, वो चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड का जो बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है। तो इन दिस वे वी आर एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से माइग्रेशन और माइग्रेशन की वजह से वीमेन आर गेटिंग ऑल दीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। फाइनली लेट्स address the last question, which is about critically analyze the proposition that there is high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities। मतलब जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज है, इसमें बहुत ही हाई कोरिलेशन है। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करना है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है? चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पर, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर, दिस इज द कल्चरल डाइवर्सिटी। ऑलराइट, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का एस्पेक्ट हम लोग को डिस्कस करना है, हाउ इट कोरिलेट विद द स्पेसिफिक कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल एससी हो गया, एसटी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, ये एस्पेक्ट हम लोग को कवर करना है। एंड हिस्टोरिकल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कोरिलेशन। हिस्टोरिकल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स, इसमें क्या रहे, हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स रहे हैं जो इस मार्जिनलिटीज को और भी ज्यादा पुश करते हैं, तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर कवर करना है। जैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो कास्ट सिस्टम
डेफिनेटली प्लेज अ रोल। कल्चरल आइडेंटिटी स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो एक स्पेसिफिक लोअर कास्ट का ही हो रहा है, ट्राइब्स का ही हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो मार्जिनलाइजेशन जो हो रहा है, ये सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ये कल्चरल डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। रीजनल डिस्पैरिटी जो है, जो बिहार और यूपी का जो अंडर डेवलप्ड नोशन है और केरला और तमिलनाडु का जो हाईली डेवलप्ड जो नेचर है, ये रीजनल डिस्पैरिटीज ही तो शो कर रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेसिफिकली मुस्लिम्स का जो इशूज होते हैं, जैसा सच्चा कमेटी ने ऑलरेडी कितनी बार हाईलाइट किया हुआ था कि मुस्लिम्स आर बैकवर्ड अमंग द बैकवर्ड्स। और तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग एड्रेस करते हैं तो प्रॉब्ली वी वुड बी एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड फाइनली अगर हम लोग को कुछ बोलना है कि गवर्नमेंट का एफर्ट्स क्या है, तो जैसे पैसा पंचायती एक्शन है टू शेड्यूल एरियाज, ताकि उनका भी इंटीग्रेशन हो मेन फ्रेम सिस्टम में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो देन प्रॉब्ली वी वुड बी एबल टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस डिमांड। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स इन सम वे और द अदर। फाइनली आई विल से कि ये पूरा का पूरा जीएस पेपर 1 हम लोग ने ऑल 20 क्वेश्चंस वी एनालाइज्ड। आई सपोज कुछ क्वेश्चंस जो थे, मतलब पूरी सोसाइटी एनालिटिकल थी, आपको अप्लाई करना था, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना था। ज्योग्राफी जो था वो पूरा का पूरा मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था, आपको कोर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो हिस्ट्री था वो तो पीवाईक्यूज से इंस्पायर्ड था, और मतलब जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स होता है हम लोग कवर करते हैं, अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो देन वी वुड बी एबल टू मतलब हैंडल इट इजीली। सो इन माय ओपिनियन अगर आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जैसे जो मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली जो सोसाइटी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना, तो वहाँ पर कोर अंडरस्टैंडिंग होना, सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना, डेटा होना, कंटेंट होना और उसको सही तरीके से रिकॉल कर पाना, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हमें ढंग से आती हैं तो देन प्रोबेबली वी आर डूइंग जस्टिस टू आवर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आई जस्ट मतलब मेरा गला बैठ गया इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस लॉन्ग वीडियो। मतलब अगर आप लास्ट तक हो देन आई रियली सैल्यूट यू कि मतलब आप अभी तक रुके रहे, आपका अटेंशन स्पैन कितना ज़बरदस्त है। एंड दिस इज हाउ वी मस्ट एनालाइज एनी पेपर। जीएस मतलब कोई भी पेपर हम लोग एनालाइज करें तो इतना डेप्थ में जाकर एनालाइज करना चाहिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लिया और एनालिसिस हो गया। दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। एटलीस्ट पीवाईक्यूज का एनालिसिस तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ढंग से होना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑल्सो इफ यू watch till the end then please do leave your comment in the मतलब your review in the comment section below कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, so that फिर उसके अकॉर्डिंग आई वुड बी मेकिंग, अगर if you would be wishing then I would be making similar video for same sort of a video for GS2 GS3 and GS4 as well. All right, and for मतलब ये PDF अगर आपको चाहिए, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। if you want then you can join the telegram channel का लिंक which is given in the description below, और फिर उसके बाद हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। All right, thank you so much and I really salute your uh, for your attention, for your sticking till the end. All right, that's it. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind.